नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं ईवीएम को लेकर जो बवाल मचा है उसकी। बनारस में सपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से भरा एक ट्रक पकड़ा। उनका यह आरोप है कि ये ईवीएम में गड़बड़ी की कोशिश है। अखिलेश यादव ने बाकायदा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह आरोप लगाया कि सरकार वोट की चोरी करने की कोशिश कर रही है। इस मामले पर उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासन पर हमला बोला और आज समाजवादी पार्टी कार्रवाई की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस संबंध में एक याचिका देगी। वहीं वाराणसी प्रशासन ने इन आरोपों को गलत बताया है। बनारस के पहाड़िया मंडी इलाके में सपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से भरा ये ट्रक पकड़ा। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि ऐसे 2 और ट्रक थे जो फरार हो गए और इरादा गड़बड़ी का था। जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? अखिलेश यादव ने बरेली और सोनभद्र में भी ईवीएम इधर उधर किए जाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये लोकतंत्र को बचाने की चुनौती है, इसके बाद ये अवसर नहीं आएगा। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। हालांकि बनारस के डीएम ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ये ईवीएम प्रशिक्षण के लिए ले जाई जा रही थी। इन्हें मंडी स्थित खाद्य गोदाम से यूपी कॉलेज ले जाया जा रहा था। कुछ राजनीतिक दलों ने वाहन रोका, चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम कहकर अफवाह फैलाई, जबकि मतगणना से पहले इन्हें ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। उन 4 गोडाउन के बाद में भी जो गोडाउन हैं, उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट की 1000 ईवीएम आसपास जो ट्रेनिंग में थी या जो रिजर्व में थी, जो बूथ पे प्रयोग नहीं हुई, सारी मशीनों का गोदाम एक बना हुआ है। बीजेपी इसे अखिलेश यादव की खिसियाहट बता रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए। उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले हैं। जो अलग अलग चैनलों, एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूं, हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए। बड़ी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल भी लगाई गई है और तमाम लोग हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो बहुत गुस्से में है, रोष में है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये ईवीएम कहाँ थी। प्रशासन अपनी सफाई दे रहा है और वो यही कह रहा है कि वो प्रशिक्षण के लिए ईवीएम जा रही थी और जो मेन ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में बंद है और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। लेकिन यहाँ आए मौजूद कोई भी व्यक्ति इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। सबको लग रहा है क्योंकि बनारस में जो है वो मुकाबला कांटे का था और यहाँ पर जो है लड़ाई बहुत कांटे की हुई थी। उम्मीद थी लोगों को कि जीतेगी, इसलिए लोगों को लग रहा है कि कुछ हेराफेरी की गुंजाइश है। अब इसे कैसे प्रशासन हैंडल करता है, किस तरीके से समझाता है, ये देखने वाली बात होगी। पुरुषोत्तम के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो प्रशासन कैसे हैंडल करता है, किस तरह से लोगों को समझाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल वाराणसी प्रशासन, जिलाधिकारी की अगर बात करें, कौशल राज शर्मा ने ईवीएम से जुड़े आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि मशीनें ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा रही थी। ये पूरा मामला है केवल प्रशिक्षण की ईवीएम्स का। यहाँ वाराणसी में काउंटिंग की ट्रेनिंग है और काउंटिंग की ट्रेनिंग के लिए ईवीएम मशीन जिनको काउंट करनी है, वो ट्रेनिंग के दौरान उस ईवीएम में सीखते हैं कि कैसे काउंटिंग करनी है। एक काउंटिंग उनकी कराई जा चुकी है, वो भी ईवीएम के माध्यम से हो चुकी है। ये 20 मशीनें ट्रेनिंग की वहाँ जा रही थी यूपी कॉलेज में। उसी गाड़ी के बारे में भ्रम फैला है, वो भ्रम दूर कराया जा रहा है। बाकायदा जो पोलिंग पे ईवीएम जाती है उनकी पूरी लिस्ट, पूरे नंबर अलग होते हैं
उसको मैच करा दिया जा रहा है। जो गाड़ी है उसको भी दिखवा दिया जा रहा है कि उसके नंबर उससे मैच नहीं कर रहे हैं। जो स्ट्रांग रूम है वो पीछे बने हुए हैं ऑलरेडी, और स्ट्रांग रूम पे भी कई कैंडिडेट्स को इंस्पेक्शन कराया जा चुका है। और वाराणसी में हमारे सहयोगी अजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, यहां पर ईवीएम को लेकर खासा बवाल कल मचा। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट की चोरी बता दिया। वो कह रहे हैं कि 2 ईवीएम से लदे ट्रक भाग भी गए। डीएम गलत बता रहे हैं, इसको अफवाह बता रहे हैं। क्या जानकारी मिल रही है, पहले आप ये बताएं। और वाराणसी में मुकाबला इस बार बेहद कड़ा है। बिल्कुल जी, देखिए बनारस में जो है ना मुकाबला बहुत कड़ा है। कई ऐसी सीट हैं जिन पर बहुत तगड़ी फाइट है, और पहली बार जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है वहां पर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा धड़ा जो है वो कई सीटों पर है। और खास तौर से जो शहर दक्षिणी की जो सीट है वो बहुत ही मतलब नाक की सीट है बीजेपी के लिए, और वहां पर उनके लिए उनको बहुत कड़ी चुनौती मिली है। तो इसको लेकर के हुआ, सारे कार्यकर्ता यहां पर थे। मैं जिस जगह हूं मैं आपको बताऊं कि यहां पर अगर आप देखिए तो ये सारे लोग, तमाम लोग बैठे हैं। ठीक सामने जो है वहां पर सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो स्ट्रांग रूम है उनकी सब यहां पर वो सारे ईवीएम को ये लोग देखा जा रहा है। और रात में जो ये ट्रक निकली तो वो जिस तरीके से वो ट्रक को ले जाया जा रहा था, उसको ले गए, जो ईवीएम ले गया उसने बहुत शक पैदा किया, क्योंकि कोई भी जो गाइडलाइन है चुनाव आयोग की, उसमें जो है आप जब किसी ट्रक को या किसी ईवीएम को इस तरीके से मूवमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको एक पुलिस के साथ या प्रत्याशियों को बता करके इस तरीके से करके करना चाहिए था। वो सारी चीजें नहीं हुई, उसको लेकर के बहुत कयास हुआ। और ये आप यहाँ पर इस समय देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ तमाम लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। रात में 3 बज गया इस मसले को हल होने के लिए। सभी प्रत्याशी को जिलाधिकारी ने जो बुला करके सारे ईवीएम को उन्होंने दिखवाया, जांच कराया। वो ये कहते रहे कि प्रशिक्षण के लिए है, और जांच कराने के बाद, सारी चीजें करने के बाद तब जाकर के मामला थोड़ा शांत हुआ। लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में अभी भी रोष है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी है। इस बात को लेकर कार्यकर्ता नहीं मान रहे। फिलहाल स्थिति शांत है। लोग स्ट्रांग रूम की निगरानी बहुत तगड़े से कर रहे हैं, कहीं से कोई किसी चीज की अब कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए लगातार लोग रात दिन यहाँ बैठे हुए हैं, जग रहे हैं। और इस चीज को लेकर के यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, और लोग जो है निगरानी में है। लोग निगरानी कर रहे हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हुए हैं। वाराणसी से इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल काफी बवाल मचा था, ट्रक पकड़ा गया था ईवीएम मशीन को लेकर। 3 बज गए रात के, जैसा कि अजय सिंह बता रहे हैं इस मामले को सुलझते हुए। और इसी संबंध में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में समाजवादी पार्टी एक याचिका भी दायर करने वाली है। बहरहाल रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि उत्तर प्रदेश से ही है। यहां बरेली और सोनभद्र में भी काउंटिंग सेंटर के बाहर बैलेट पेपर मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर काफी हंगामा किया। बरेली में मतगणना स्थल के बाहर कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर से भरे 3 बक्से मिले थे। सपा ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है और इसे बीजेपी की साजिश बताया है। इधर डीएम का कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर की गलती थी कि उसने चुनाव से जुड़ी सामग्री कूड़े की गाड़ी में भेज दी। उन्होंने ये भी कहा कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं सोनभद्र में भी काउंटिंग सेंटर के बाहर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैलेट पेपर से भरी 2 सरकारी गाड़ियों को पकड़ा है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, और इस हंगामे के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने लोगों को बताया कि बचे हुए बैलेट यूनिट मतपत्रों को वोटिंग खत्म होने के बाद कहीं सुरक्षित रखे जाने के लिए गाड़ियों से यहां पर भिजवाया जा रहा था। आज जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी रोकी, जो नगर पालिका बहेड़ी की कूड़े की गाड़ी है। उस कूड़े की गाड़ी में 3 बॉक्स रखे हुए थे, संदूक जिसे बोलते हैं, और उसमें जो सामग्री थी वो रोके जब, तो ये गाड़ी लेकर भागने लगे। उसके बाद रोकी, तब इन लोगों ने चेक किया तो उसमें 3 बॉक्स थे। फिर सारे नेता लोग भी यहीं आ गए, कार्यकर्ता आ गए, और फिर अंदर ले जाकर हम लोगों को वो बॉक्स खोल के दिखाए हैं। उसमें बैलेट पेपर हैं, लेकिन अनयूज्ड हैं। अनयूज्ड ही हैं? हाँ, ब्लैंक हैं। और उनकी जो सामग्री थी, जो लिस्टें बनती हैं, कौन से वोट पड़े कौन से नहीं पड़े। मामला देखिए ऐसा था, वो गलती कर दी आरओ ने, थोड़ी मिस्टेक कि भरमबस जो है वो कुछ इलेक्शन से संबंधित स्टेशनरी और खाली बाक्स ला रही थी। अब वो कूड़े की गाड़ी में थी, इसलिए लोगों ने आपत्ति की। आपने देखा है, लोग आए, सब संतुष्ट हो गए, देख लिए, सभी ने स्ट्रांग रूम देख लिया,
किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और सारी ईवीएम हमारी सुरक्षित है। इस बात पर कन्विंस होकर के लोग गए हैं। हम इसकी जांच करेंगे, कोई जिम्मेदार होगा तो कार्रवाई जरूर होगी। एग्जिट पोल की बात करें तो सभी एग्जिट पोल यूपी में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं। बीजेपी के नेता तो काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल 10 तारीख का इंतजार करने की बात कह रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि मतगणना शुरू होने से पहले तमाम नेता किस अंदाज में और क्या कुछ कर रहे हैं। ये चुनावी पदयात्रा नहीं थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में लगभग 3 किलोमीटर की पदयात्रा कर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती नजर आई। कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नाम से मार्च का आयोजन किया था। एग्जिट पोल में भले चौथे नंबर पर हो कांग्रेस, लेकिन यहाँ उसका असर नहीं दिख रहा था। We'll wait and see the results. See, we made our full effort. We fought as hard as we could. Now we'll see what happens. एग्जिट पोल से इत्तेफाक नहीं रखते। आपको लग रहा है एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं गलत हैं? वो नतीजे गड़बड़ होंगे और निश्चित तौर से बदलाव होगा। वक्त से किसकी रिश्तेदारी है? आज तेरी है तो कल मेरी बारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार सुबह अपने मठ गोरखपुर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के बाद महिला दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य एग्जिट पोल के बाद ट्वीट पर अखिलेश यादव की चुटकी लेते नजर आए। एग्जिट पोल के आधार पर ही केशव ने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बता डाला। एग्जिट पोल के नतीजों में हार रहे अखिलेश यादव ने ट्वीट कर वोटरों को धन्यवाद दिया और कहा कि हम सरकार बना रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े जयंत चौधरी ने एग्जिट पोल के नतीजों को सिरे से नकार दिया। मैंने कभी किसी बूथ पे वोट डालते वक्त किसी एग्जिट पोल वाले को आज तक तो देखा नहीं। अब कहां से डेटा लेते हैं, इनकी भी एक प्रक्रिया होगी, लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक राय है। इस राय से मैं सहमत नहीं। मायावती ने हमेशा की तरह आज भी मीडिया से दूरी बनाए रखी, तो वहीं सपा के सहयोगी ओपी राजभर अति आत्मविश्वास से सपा की सरकार बनने का दावा करते नजर आए। 10 मार्च को देखिएगा 10 बजे आप ही लोग दिखाएंगे जो हम गाना बताते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, तो वो सन्यासी जाएगा मंदिर में और उस कुर्सी पर अखिलेश यादव जी आएंगे। ये कटु सत्य है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जो एग्जिट पोल अब तक गलत हुए हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में, तो सपा वाले उसका उदाहरण दे करके एग्जिट पोल्स को गलत बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बहुत बार एग्जिट पोल सही हुए हैं, तो वो उसके उदाहरण दे रहे हैं। तो फिलहाल इंतजार कर लेते हैं, 10 मार्च नजदीक है, उस दिन एग्जिट पोल कितने सही कितने गलत ये भी पता चल जाएगा और नेताओं के दावे भी सच होते हैं या गलत ये भी सामने आ जाएगा। लखनऊ में सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में केंद्र बनाम राज्य सरकार की राजनीति के बीच मंगलवार को शिवसेना के कुछ नेताओं और उनके करीबियों के यहां आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की गई। तो वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने ईडी के अधिकारियों पर ही वसूली करने का आरोप लगाया और ये दावा किया कि इसकी जांच मुंबई पुलिस की ओर से की जाएगी। मंगलवार सुबह शिवसेना नेता और आदित्य ठाकरे के करीबी माने जाने वाले राहुल कनाल के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी कई घंटों तक चली। मंगलवार को महाराष्ट्र में कुल 12 जगहों पर छापेमारी की गई। शिवसेना नेता और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने इसे केंद्रीय एजन्सियों का दुरुपयोग करार दिया है। महाराष्ट्रावर आधी देखील अशी आक्रमणं झालेली आहेत। महाराष्ट्र में इस तरह के हमले पहले भी हुए हैं। इस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंगाल, आंध्र प्रदेश में हुआ और अब महाराष्ट्र में चुनाव से पहले हो रहे हैं।
यह केंद्रीय एजेंसियां इस तरह से बीजेपी की मशीनरी हो गई है, लेकिन हम नहीं झुकेंगे, महाराष्ट्र नहीं झुकेगा। महाराष्ट्र झुकणार नहीं आणि महाराष्ट्र थांबणार नाही। पिछले कई दिनों से केंद्रीय एजेंसियों को घेर रहे संजय राउत ने मंगलवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन एजेंसियों के खिलाफ अपना हमला जारी रखा। संजय राउत ने आरोप लगाया कि ईडी की ओर से मुंबई और महाराष्ट्र में वसूली का काम जारी है। जितेंद्र नवलानी नामक एक शख्स का इस्तेमाल कर ईडी के कुछ अधिकारी वसूली कर रहे हैं। कंपनियों पर छापे मारे जाते हैं और उसके कुछ दिनों बाद ये कंपनियां जितेंद्र नवलानी की 7 कंपनियों में पैसे भेजती हैं। छापे पड़ने के बाद 70 कंपनियों ने अब तक 58 करोड़ से ज्यादा की रकम नवलानी की इन 7 कंपनियों में भेजी है, जिसमें दीवान हाउसिंग फाइनेंस ने 17 करोड़, लार्सन एंड टर्बो ने 2 करोड़ 94 लाख, जेनेक्स्ट हार्डवेयर ने 2 करोड़ 31 लाख, यूपीएल लिमिटेड ने 1 करोड़ 80 लाख, के रहेजा प्राइवेट लिमिटेड ने 1 करोड़ 77 लाख रुपए दिए हैं। संजय राउत ने दावा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जानकारी दी है और साथ ही मुंबई पुलिस की ओर से जांच की बात उन्होंने की। मैंने प्रधानमंत्री जी को 28 फरवरी 13 पढ़ने का लेटर मैंने लिखा, जिसमें मैंने ये बता दिया है प्रधानमंत्री जी को कि आपके स्वच्छ भारत अभियान जो है, कचरा साफ करना नहीं है स्वच्छ भारत अभियान, उसमें भ्रष्टाचार का कचरा भी हमको साफ करना है। आज दोपहर हमने जिस बात का मैंने जिक्र किया, जितेंद्र नवलानी एंड रैकेट विद ईडी, उस बारे में मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर करप्शन। हमने 4 ईडी अफसर्स के खिलाफ जितेंद्र नवलानी की पूरी जानकारी के साथ हमने दिया है। आप देख सकते हो, आपको उसका भी सर्कुलेशन हो जाएगा। और मुंबई पुलिस ये एक्सटॉर्शन रैकेट की क्रिमिनल सिंडिकेट की जांच आज से शुरू कर रही है। मुंबई पुलिस, आई रिपीट, मुंबई पुलिस सक्षम है इस क्रिमिनल सिंडिकेट, इस नेक्सस, एक्सटॉर्शन, खंडनी हमारे भाषा में, मुंबई पुलिस उसकी जांच आज से शुरू कर रही है। एंड मार्क माय वर्ड्स, ईडी के कुछ अफसर जेल में जा सकते हैं। शिवसेना की ओर से लगातार यह आरोप लगता रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अब इस पूरे मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। अब क्या पुलिस इस पूरे मामले में ईडी के अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी और क्या किसी पर कार्रवाई भी की जाएगी, ये देखना अहम होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का आज 14वां दिन है। आज मानवीय आधार पर रूस की तरफ से सीज फायर का निर्देश दिया गया है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के सुमी, खार्की, मारियोपोल, चेर्निहिव, ज़पोरिज़ा शहरों में आम नागरिकों को निकलने के लिए युद्ध विराम यहां पर रहेगा। इधर यूक्रेन की तरफ से रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा जाने का यहां पर दावा किया जा रहा है। अमेरिकी एजेंसी ने भी माना है कि युद्ध में अब तक रूस के 2000 से 4000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 12000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। युद्ध की वजह से यूक्रेन के कई शहरों का यहां पर काफी बुरा हाल है और सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी कीव से सटा शहर इरपिन है। यहां बिजली और पानी का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। और वहीं यूक्रेन के सुमी शहर की बात करें, जहां पे भारतीय फंसे हुए थे, 700 भारतीय छात्रों को निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि छात्र
पोल्तावा पहुंच गए हैं। पश्चिमी यूक्रेन की तरफ वो जा रहे हैं और फिर उन्हें विमान के जरिए भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि अब तक 18,000 भारतीयों को निकाल लिया गया है। और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ब्रिटिश संसद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन हार नहीं मानेगा और सरेंडर नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन से रूस पर और प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके साथ ही रूस को आतंकी देश घोषित करने को भी कहा है। ज़ेलेंस्की के संबोधन के बाद ब्रिटिश संसद में मौजूद सदस्यों ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका का रूस पर प्रतिबंध लगाना लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस से गैस और तेल आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपने संबोधन के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि हम पुतिन के युद्ध को सब्सिडी देने का हिस्सा नहीं होंगे। जो बाइडेन ने इस कार्रवाई को रूस के लिए जोरदार झटका बताया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिकियों को बढ़ती कीमतों का सामना करना होगा और स्वतंत्रता की रक्षा करना महंगा पड़ेगा। Today, I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in the Congress and, I believe, in the country. Americans have rallied to support their Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. तो आज युद्ध का 14वां दिन है और यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। सड़कों पर गोलियां बिखरी पड़ी हैं, इमारतें तबाह हो चुकी हैं और रूस के हमले से यूक्रेन की कई बिल्डिंग्स बुरी तरह से टूट भी चुकी हैं। और यूक्रेन की राजधानी अगर कीव की बात करें तो यहां घेराबंदी रूस की सेना कर चुकी है। राजधानी कीव के पास इरपिन से लोगों का निकलना जारी है। इरपिन में टूटे हुए पुल के नीचे से लोग गुजर रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक लोगों को निकालने में मदद कर रहे हैं और यूएन के मुताबिक अब तक 20 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। तो यहाँ पर जिस तरह के हालात पैदा हुए उससे शरणार्थियों की समस्या यहाँ पर पैदा हो गई है। यूक्रेन के शरणार्थियों को लेकर पोलैंड के मेडियंका बॉर्डर से क्राकोव तक पहली ट्रेन यहाँ पर गई है। 400 शरणार्थियों को लेकर इस ट्रेन ने 6 घंटे का सफर तय किया। 20 लाख लोग अब तक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दूसरे युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे तेजी से होने वाला ये पलायन है। पोलैंड में अब तक 10 लाख शरणार्थी आ चुके हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। चुनावी नतीजे आने में अब कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में ईवीएम को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। बनारस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से भरा एक ट्रक पकड़ा। उनका आरोप है कि ईवीएम में गड़बड़ी की कोशिश हुई है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि सरकार वोट की चोरी करने की कोशिश कर रही है और इस मामले में उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासन पर भी हमला बोला। और आज समाजवादी पार्टी कार्रवाई की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी इस संबंध में याचिका देने जा रही है। वहीं वाराणसी प्रशासन ने आरोपों को गलत बताया है। बनारस के पहाड़िया मंडी इलाके में सपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से भरा ये ट्रक पकड़ा। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि ऐसे 2 और ट्रक थे जो फरार हो गए और इरादा गड़बड़ी का था। जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, 2 गाड़ियां क्यों भागी। अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया। इतनी फोर्स है अभी
अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? अखिलेश यादव ने बरेली और सोनभद्र में भी ईवीएम इधर उधर किए जाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये लोकतंत्र को बचाने की चुनौती है, इसके बाद ये अवसर नहीं आएगा। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। हालांकि बनारस के डीएम ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ये ईवीएम प्रशिक्षण के लिए ले जाई जा रही थी। इन्हें मंडी स्थित खाद्य गोदाम से यूपी कॉलेज ले जाया जा रहा था। कुछ राजनीतिक दलों ने वाहन रोका, चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम कहकर अफवाह फैलाई, जबकि मतगणना से पहले इन्हें ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। उन 4 गोडाउन के बाद में भी जो गोडाउन हैं उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट की 1000 ईवीएम आसपास जो ट्रेनिंग में थी या जो रिजर्व में थी, जो बूथ पे प्रयोग नहीं हुई, सारी मशीनों का गोदाम एक बना हुआ है। बीजेपी इसे अखिलेश यादव की खिसियाहट बता रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए। उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले, जो अलग अलग चैनलों एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूं हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए। बड़ी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल भी लगाई गई है और तमाम लोग हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो बहुत गुस्से में है, रोष में है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये ईवीएम कहाँ थी। प्रशासन अपनी सफाई दे रहा है और वो यही कह रहा है कि वो प्रशिक्षण के लिए ईवीएम जा रही थी और जो मेन ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में बंद है और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। लेकिन यहाँ आए मौजूद कोई भी व्यक्ति इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। सबको लग रहा है क्योंकि बनारस में जो है वो मुकाबला कांटे का था और यहाँ पर जो है लड़ाई बहुत कांटे की हुई थी। उम्मीद थी लोगों को कि जीतेगी, इसलिए लोगों को लग रहा है कि कुछ हेराफेरी की गुंजाइश है। अब इसे कैसे प्रशासन हैंडल करता है, किस तरीके से समझाता है, ये देखने वाली बात होगी। पुरुषोत्तम के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि जो वाराणसी के कमिश्नर हैं उन्होंने माना है कि जो प्रोटोकॉल है ईवीएम को ले जाने का, उसमें त्रुटि हुई है, उसमें गलती हुई है। यानी कि जिस तरह के आरोप लग रहे थे, कहीं ना कहीं वो बात यहाँ पर सही साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वाराणसी के कमिश्नर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ईवीएम को ले जाने का प्रोटोकॉल था उसमें गलती हुई है। पहले ये कहा जा रहा था कि ये ईवीएम जो है ये प्रशिक्षण के लिए ले जाए जा रहे थे, इन्हें मंडी स्थित खाद्य गोदाम से यूपी कॉलेज ले जाया जा रहा था और ये खुद बात प्रशासन की तरफ से कही जा रही थी। कुछ राजनीतिक दलों ने वाहन रोका, चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम को कहकर अफवाह फैलाई गई, तो ऐसा था नहीं, ये पहले कहा जा रहा था। लेकिन अब खुद वाराणसी के कमिश्नर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल में गलती हुई है, जो प्रोटोकॉल है ईवीएम को ले जाने का उसमें त्रुटि हुई है। आपको सुनवाते हैं उनका बयान। अगर वो ईवीएम का नंबर मैच करता है तो फिर हम लोग दोषी हैं, जो पोलिंग में यूज हुआ और वही ईवीएम वो निकल रही है। अगर वो प्रेक्षक को तुरंत बुलाया जाए और जांच करें। प्रेक्षक तो सारे यही है, प्रेक्षक तो सारे यही है, आपके सामने प्रेक्षक है, पीछे सारे प्रेक्षक बैठे हैं। सही प्रोसेस में सारे प्रेक्षक। अच्छा नियम क्या है? मैंने जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट था उसमें त्रुटि हुई, ये बात है, जो त्रुटि हुई इसको हम रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। लेकिन ये करना मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सब पोलिंग ये इम्पॉसिबल है। 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, 3 लेयर सिक्योरिटी, 1 लेयर भी नहीं, केवल एक एंट्री गेट होता है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीपीएमएफ लगे हुए हैं, हमारे पोलिंग पर्सनल लगे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी चाहे तो बैठ सकते हैं, ऐसा उनको लिखित में दिया गया कि वो चाहे तो बैठ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह। अजय, बड़ा मामला है यहाँ पर। अब तो खुद कमिश्नर जो है वो मान रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल है उसमें गलती हुई है, और क्या जानकारी मिल रही है और इनका जो बयान था उससे क्या समझ में आ रहा है इस वक्त स्थिति को लेकर? देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप अगर कोई चुनाव के वक्त आप किसी भी ईवीएम को अगर आप मूवमेंट कराते हैं तो ईवीएम को मूवमेंट कराने के लिए चुनाव आयोग की एक अपनी बड़ी लंबी चौड़ी गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के मुताबिक आप ईवीएम को ले जा सकते हैं, कहीं भी अगर आप प्रशिक्षण के लिए ले जा रहे हैं या कहीं भी ले जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ये नजर निकल करके आती है कि जो यहाँ से जब अगर आप ईवीएम को ले ही जाना था आपको,
तो उस ईवीएम के लिए आपको कम से कम जो यहाँ पर पोलिंग एजेंट के लोग जो बैठे रहते हैं उनको आपको बताना चाहिए था कि पोलिंग एजेंट के जो लोग हैं कि उन्हें आप बताइए कि हम ये ले जा रहे हैं। तीसरी बात जो निकल करके जो यहाँ आरोप था कि जो प्रत्याशी हैं उन्हें आपने क्यों नहीं बताया कि इस तरीके का भी एक प्रशिक्षण है। और चौथी बात ये निकल करके आती है कि जो ईवीएम ले जाया जा रहा था उसमें कई तरीके की बातें थी, उसके साथ पुलिस फोर्स नहीं थी, उसके साथ लोग कह रहे थे कुछ खाने के सामान है, कुछ इस तरीके की चीजें हैं। ये ऐसे तमाम बिंदु थे जिसको लेकर के प्रत्याशी और इतना रोष पैदा हुआ उस ईवीएम को लेकर के। जिलाधिकारी ये जरूर कहते रहे कि ये प्रशिक्षण के लिए है, प्रशिक्षण के लिए है। कमिश्नर ने ये माना कि ले जाते समय जो ये सवाल कर रहे थे उस पर उन्होंने कहा कि इस पर चूक हुई है, प्रोटोकॉल में चूक हुई है, इसकी वो जांच करा रहे हैं कि कहां से गलती हुई है, उसको लेकर के ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन कल रात में जो 3 बजे तक जो ईवीएम था उसको उन लोगों ने हर एक प्रत्याशी को दिखा दिया। दिखाने के बाद से उस प्रत्याशी को बता दिया कि उससे नहीं है। फिर उस ईवीएम को वहां से उन्होंने अलग कर लिया, जब्त कर लिया कि इसे कहीं नहीं ले जाया जाएगा, उसे अलग भी हटा दिया गया। तो इस तरीके से करके सारी चीजें की, लेकिन जो भी पूरा मसला हुआ इसने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया। बिल्कुल अजय, क्योंकि यहाँ पर पहली बार चुनाव नहीं हो रहे हैं और ये जो अधिकारी हैं इन्हें भी तमाम जानकारियां हैं कि किन नियमों का पालन करना है अगर ईवीएम को ले जाना है। तो ऐसे में आप इन नियमों को जानते हुए भी ना प्रत्याशी को जानकारी दे रहे हैं और इस तरह से ईवीएम का ले जाते वक्त प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, तो फिर तो अजय ये सरासर लापरवाही है। बिल्कुल ये लापरवाही है और इसमें कतई नहीं कहा जा सकता कि चुनाव में जब ऐसे सेंसिटिव मैटर हो और इस तरीके की चीजें हैं और सारा कुछ चुनाव आयोग के अंडर गाइडेंस में हो रहा हो, तो ये बड़ी लापरवाही है और इस बड़ी लापरवाही की वजह से ही इतना कयास फैला है। भले ही मामला कुछ भी हो, लेकिन एक पारदर्शिता की जो बात होती है उस पारदर्शिता की बात में आपको इन सारे चीजों के नियमों को, इन सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। आप उसे कैजुअल तरीके से नहीं ले सकते हैं। मामला ईवीएम का है जिससे सारा भविष्य जुड़ा है और इसीलिए कार्यकर्ताओं के अंदर इतना ज्यादा रोष और इतना ज्यादा गुस्सा आया और इसी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। तो कम से कम इस चीज को जल्दी से वो समझना चाहिए, हल करना चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही वजह है कि जिलाधिकारी के खिलाफ और यहाँ के कमिश्नर के खिलाफ जनता में काफी रोष है, वो इनको हटाने की भी मांग कर रहे हैं। पर्यवेक्षक आए, पर्यवेक्षक ने भी उसको बारे में उनसे सारा चीज संज्ञान में लिया है। उन्होंने केंद्रीय पर्यवेक्षक के पास इस चीज को, मसले को भेजा है। कल की काउंटिंग होनी है और हम इस समय पहाड़िया मंडी में है जहां पर ये रखा गया है। पूरी रात से कार्यकर्ता यहां से हिले नहीं है, सीसीटीवी के सामने बैठे हुए हैं, हर एक स्ट्रांग रूम को देख रहे हैं, स्ट्रांग रूम से उससे कवरेज देख रहे हैं और सबके मन में एक डर है, एक संशय है कि कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी न हो जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले में याचिका दाखिल करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर चुनाव आयोग पर भी उठता है कि क्या वो अब इस बड़ी चूक के बाद कार्रवाई करेंगे कि नहीं, क्योंकि वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल खुद मान रहे हैं कि ईवीएम को ले जाने का जो प्रोटोकॉल था उसमें गलती हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, मथुरा की बात करते हैं। मथुरा मंडी जो है वहां पर मंडी समिति के स्ट्रांग रूम के सामने समाजवादी पार्टी और जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाकर काफी हंगामा उन्होंने किया। काउंटिंग को लेकर विधानसभा के पंडालों में कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं। ड्यूटी के दौरान एक कानूनगो को एसपी बीएसपी कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। इसके बाद वहां पर काफी हंगामा देखने को मिला जो तस्वीरों में आपके सामने है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की एसडीएम और थाना प्रभारी से बहस भी हुई है। एसपी सिटी ने कानूनगो की पड़ताल की बात कहकर मामले को फिलहाल सुलझा दिया है। और उधर उत्तर प्रदेश के बरेली और सोनभद्र में भी काउंटिंग सेंटर के बाहर बैलेट पेपर मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। तो एक के बाद एक उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बरेली में मतगणना स्थल के बाहर कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर से भरे 3 बक्से मिले। समाजवादी पार्टी ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है और इसे बीजेपी की साजिश बताया है। इधर डीएम का कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर की गलती थी कि उसने चुनाव से जुड़ी सामग्री कूड़े की गाड़ी में भेज दी। उन्होंने ये भी कहा कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र में भी काउंटिंग सेंटर के बाहर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैलेट पेपर से भरी 2 सरकारी गाड़ियों को पकड़ा है। इसके बाद एसपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और हंगामे के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने लोगों को बताया कि ये जो बचे हुए बैलेट यूनिट मतपत्रों को वोटिंग खत्म होने के बाद सुरक्षित
रखे जाने के लिए गाड़ियों से भिजवाया जा रहा था। तो अलग अलग दलीलें जो हैं वो जरूर दी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग को सख्ती करनी थी। इस तरह की लापरवाहियों की जो खबरें हैं वो एक के बाद एक सामने आ रही हैं। आज जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी रोकी जो नगर पालिका बहेड़ी की कूड़े की गाड़ी है। उस कूड़े की गाड़ी में 3 बॉक्स रखे हुए थे, संदूक जिसे बोलते हैं, और उसमें जो सामग्री थी वो रोके जब, तो ये गाड़ी लेकर भागने लगे। उसके बाद रोकी, तब इन लोगों ने चेक किया तो उसमें 3 बॉक्स थे। फिर सारे नेता लोग भी यहीं आ गए, कार्यकर्ता आ गए, और फिर अंदर ले जाकर हम लोगों को वो बॉक्स खोल के दिखाए हैं। उसमें बैलेट पेपर हैं लेकिन अनयूज्ड हैं। अनयूज्ड ही हैं? हाँ, ब्लैंक हैं। और उनकी जो सामग्री थी, जो लिस्टें बनती हैं कौन से वोट पड़े कौन से नहीं पड़े। मामला देखिए ऐसा था, वो गलती कर दी आरओ ने, थोड़ी मिस्टेक कि भरमबस जो है वो कुछ इलेक्शन से संबंधित स्टेशनरी और खाली बाक्स ला रही थी। अब वो कूड़े की गाड़ी में थी, इसलिए लोगों ने आपत्ति की। आपने देखा है, लोग आए, सब संतुष्ट हो गए, देख लिए, सभी ने स्ट्रांग रूम देख लिया, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और सारी ईवीएम हमारी सुरक्षित है। इस बात पर कन्विंस होकर के लोग गए। हम इसकी जांच करेंगे, कोई जिम्मेदार होगा तो कार्रवाई जरूर। और अब गोवा की बात करते हैं, जहां पर नतीजे आने से 2 दिन पहले ही सत्ता की खींचतान शुरू हो गई है, क्योंकि एग्जिट पोल की माने तो गोवा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री गोवा के प्रमोद सावंत ने इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है और उन्हें गोवा में सत्ता में बनाए रखने की पार्टी की संभावनाओं पर उनको जानकारी दी है। उधर देवेंद्र फडणवीस गठबंधन के लिए महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमजेपी के साथ बातचीत कर रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवारों तक भी अपनी पहुंच रिजल्ट आने से पहले ही बनाए हुए है। उधर कांग्रेस भी पिछली भूल से सबक लेते हुए सारी कोशिशें कर रही है। कांग्रेस ने पी चिदंबरम और कर्नाटक के डीके शिव कुमार को छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ बातचीत करने के लिए गोवा भेजा हुआ है। पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने से चूक गई थी कांग्रेस। और इधर आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, ताकि अगर हंग असेंबली होती है तो समर्थन मिल पाए। आपको सुनवाते हैं पी चिदंबरम ने क्या कुछ कहा। We are aware of what happened in 2017-19. The party that steals election is still around. We are aware of who can steal an election. But we are doubly guarding our house. We will not allow our house to be burgled. और अब रूस और यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं, जिसका आज 14वां दिन है। आज मानवीय आधार पर रूस की तरफ से सीज फायर का निर्देश दिया गया है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के सुमी, खार्किव, मारियोपोल, चेर्निहिव, ज़ेपोरिज़िया शहर में आम नागरिकों को निकालने के लिए युद्ध विराम रहेगा। इधर यूक्रेन की तरफ से रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाए जाने का दावा लगातार किया जा रहा है। अमेरिकी एजेंसी ने भी माना है कि युद्ध में अब तक रूस के 2000 से 4000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 12000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। युद्ध की वजह से यूक्रेन के कई शहरों का बुरा हाल है, वो खंडर में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी कीव से सटा शहर इरपिन हुआ है, जहां बिजली और पानी का बड़ा संकट अब खड़ा हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, यूक्रेन के सुमी में फंसे करीब 700 भारतीय छात्रों को भी अब वहां से निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि छात्र पोल्तावा पहुंच गए हैं। सुमी से पोल्तावा करीब 175 किलोमीटर दूर बताया जाता है। पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं छात्र और फिर उन्हें विमान के जरिए भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा है कि अब तक 18,000 से ज्यादा भारतीयों को निकाल लिया गया है। और सबसे ज्यादा चिंता सुमी में फंसे भारतीयों को लेकर थी, छात्रों को लेकर थी, और अब उन्हें भी वहां से निकाल लिया गया है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन हार नहीं मानेगा और सरेंडर नहीं करेगा। जेलेंस्की ने ब्रिटेन से रूस पर और प्रतिबंध लगाने की मांग की। इसके साथ ही रूस को आतंकी देश घोषित करने को भी उन्होंने कहा। जेलेंस्की के संबोधन के बाद ब्रिटिश संसद में मौजूद सदस्यों ने उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाई, उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। और लगातार रूस पर पश्चिमी देशों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका का रूस पर प्रतिबंध लगाना लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस से गैस और तेल आयात पर भी प्रतिबंध अब लगा दिया है। अपने संबोधन के दौरान बाइडेन ने कहा कि हम पुतिन के युद्ध को सब्सिडी देने का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो बाइडेन ने इस कार्रवाई को रूस के लिए जोरदार झटका भी बताया। साथ ही बोले कि अमेरिकियों को बढ़ती कीमतों का सामना करना होगा और स्वतंत्रता की रक्षा करना महंगा पड़ेगा। और एक के बाद एक रूस पर लगातार प्रतिबंध लगते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुतिन पर इसका कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इन प्रतिबंधों की कड़ी में कोका कोला का भी नाम अब जुड़ गया है। कोका कोला कंपनी ने रूस में अपने उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। अपने फैसले पर कंपनी ने कहा कि हमारा दिल उन लोगों के साथ है जो यूक्रेन में दुखद घटनाओं का प्रभाव झेल रहे हैं। इससे पहले मैकडॉनल्ड्स, पेप्सिको, स्टारबक्स जैसी कंपनियों ने रूस में अपना कारोबार बंद कर दिया है। आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 14वां दिन है और यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। सड़कों पर गोलियां बिखरी पड़ी हैं, इमारतें तबाह हो गई हैं, कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। रूस के हमले से यूक्रेन की बिल्डिंग जो है कई वो बुरी तरह से टूट चुकी हैं और यही वजह है कि लाखों की तादाद में यूक्रेन से लोग पलायन कर चुके हैं। और रूसी सेना की कार्रवाई भी लगातार जारी है। कीव की घेराबंदी कर चुकी है रूस की सेना। वहीं कीव के पास इरपिन से लोगों का निकलना भी जारी है। इरपिन में टूटे हुए पुल के नीचे से लोग गुजरते हुए नजर आए। यूक्रेन के सैनिक लोगों को निकालने में मदद करते हुए भी दिखे। यूक्रेन के मुताबिक अब तक 20 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। तो एक तरह से यूक्रेन के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं वहां के, उनके लिए अब आने वाला वक्त बहुत ही कठिनाइयों से भरा है, क्योंकि यूक्रेन को दोबारा खड़े होने में बहुत वक्त लगेगा। क्योंकि जो तस्वीरें हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि रूसी सेना ने वहां पर भयंकर तबाही मचाई है। यूक्रेन पर रूसी हमले ने पूरी दुनिया पर असर डाला है। तेल की लगातार बढ़ती कीमतें चिंता पैदा कर रही हैं। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। देश के तेल आयात का बिल बढ़ जाएगा और ये सब यानी तेल महंगा होने का खतरा, रुपए की घटती कीमतें अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। कारोबारी परेशान हैं और जानकार कह रहे हैं सरकार को इसमें दखल देना चाहिए, वरना हालात और बिगड़ेंगे। साक्षी बजाज की रिपोर्ट। $1 के बदले 77 रुपए। भारतीय रुपया इससे नीचे कभी नहीं गया। आज शुरुआत में तो ये 77 रुपए 2 पैसे था। पेट्रोलियम मंत्री ने भी तेल की कीमतों पर अपनी चुप्पी तोड़ी और संकेत दिया कि तेल के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में बढ़ते दामों का बोझ तेल कंपनियां नहीं झेल सकती हैं। इसमें निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें ये कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूँ कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। थोड़ा हो सकता है ये ऑयल कंपनीज को निर्णय लेना होगा, उनको भी तो सरवाइव करना है, उनके अंडर रिकवरीज होगी। पूरे आपको विश्वास इसलिए दिलाना चाहता हूं कि कोई तेल की कमी नहीं आने देंगे हम। वी विल मेक श्योर दैट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर मेट, इवन दो आवर रिक्वायरमेंट इज कितनी है 85% वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स फॉर क्रूड। उन्होंने राहुल गांधी की सलाह के लिए खिंचाई की कि लोगों को अपने टैंक फुल करवा लेने चाहिए, क्योंकि चुनाव होते ही सरकार तेल के दाम बढ़ा देगी। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल के दाम 35 से 40% बढ़ जाने के बाद भी पिछले तकरीबन 4 महीनों में तेल महंगा नहीं हुआ है। एक हमारे युवा नेता हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि अपना जल्दी टैंक भरवा लीजिए, जल्दी टैंक भरवा लीजिए, अब चुनाव तक टाइम है, चुनाव तो खत्म हो गया। हमने रुपये को इतना वीक होते हुए क्यों देखा है? रिमेंबर, जो इंडिया की फ्यूल नीड्स हैं 80% इंपोर्ट होती हैं, और इसकी वजह से, इस कारण कि तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से, इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा बढ़ सकता है।
कुछ जानकारों का कहना है कि रुपया कमजोर होता जाएगा और 80 रुपए तक गिर सकता है। कुछ और का कहना है कि हालात संभालने के लिए आरबीआई दखल दे सकता है। तेल के दाम और कमजोर रुपया, ये खतरनाक हालात है क्योंकि इससे महंगाई बढ़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आरबीआई रुपये को गिरने से बचाने के लिए इसमें दखल दे। तेल महंगा होने से लोगों को आने जाने का खर्च बढ़ जाने का खतरा सता रहा है, तो कमजोर रुपया उन लोगों को डरा रहा है जो विदेशों में पढ़ने जाने का इरादा बना रहे हैं। इससे न सिर्फ तेल के दामों पर फर्क पड़ेगा जो हमारे आयात का अहम हिस्सा है, बल्कि दूसरे कारोबारों को भी चुनौतियों का सामना करना होगा। तेल के बढ़ते दाम और कमजोर रुपया महंगाई दर बढ़ने का खतरा उस वक्त में पैदा कर रहा है जब देश पहले ही 6% से ज्यादा की खुदरा महंगाई से जूझ रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले और रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल एक बार फिर गहराते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उथल-पुथल बढ़ती जा रही है, जिस वजह से तेल के आयात पर निर्भर रहने वाले भारत जैसे देश के लिए यूक्रेन संकट के आर्थिक असर से निपटने की चुनौती भी बड़ी होती जा रही है। हिमांशु शेखर के साथ साक्षी बजाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर, बनारस में ईवीएम से भरा ट्रक पकड़े जाने के बाद अखिलेश यादव ने लगाए ईवीएम चोरी के आरोप। दूसरी खबर, नतीजों से पहले 5 राज्यों में कांग्रेस को तोड़फोड़ का डर सता रहा है और कांग्रेस ने अपने डिफेंडर अब उतार दिए हैं। तीसरी खबर यूक्रेन से आई, जहां पर सुमी से जो भारतीय छात्र फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया है। चौथी खबर, अमेरिका ने और प्रतिबंध बढ़ाए हैं रूस पर, रूसी तेल और गैस पर अब पाबंदी लगा दी गई है। और पांचवी खबर, 27 मार्च से अब पहले की तरह अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। मार्च 2020 में कोरोना के चलते पाबंदियां लगाई गई थी। तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर इस पोल में हिस्सा लें और अपनी पसंद की खबर चुन सकते हैं। उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।